देखो हम लोग जो अभी अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा फिजियोलॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th के बायोलॉजी में तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस पढ़ा है क्लास 10th में, जैव प्रक्रम। उसमें 4 चीज़ पढ़ना था। सबसे पहला क्या था? न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। ये चारों था ना, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो वहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को एक साथ में दे दिया था। जितना भी चैप्टर था, जैसे हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर था तो वहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ना था और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ना था। फिर उसी प्रकार जब रेस्पायरेशन चैप्टर था तो वहाँ पे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स भी पढ़ना था और रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में भी पढ़ना था। यानी कि वहाँ पे 4 चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी दे दिया था और प्लांट फिजियोलॉजी भी दे दिया था। लेकिन हमारे क्लास 11th के सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी एक अलग है और प्लांट फिजियोलॉजी एक अलग यूनिट है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर? 6 चैप्टर है। और प्लांट फिजियोलॉजी में भी 4-5 चैप्टर है। तो हमें पहले पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी पर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है वह है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें वही आएगा जो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं लिविंग थिंग्स। देखो हम सारे लोग क्या है? लिविंग थिंग्स के बारे में लोग बहुत दिन से पढ़ते आता है। ठीक है, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा क्लास 1, 2, 3 इसी समय पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स के बारे में। अगर हमसे पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि कौन ऐसा है जिसके पास लाइफ है और कौन ऐसा है जिसके पास लाइफ नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये लाइफ होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, तो हम लोग जनरली ये कह देते हैं कि जिसके पास जो बोल सकता है, जो सांस ले सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो खा सकता है, पी सकता है, दौड़ सकता है, ये सबको हम क्या बोलते हैं कि उसके पास लाइफ है, यानी कि वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये हम जो बोल रहे हैं कि ये जो सांस ले सकता है, जो बोल सकता है, जो देख सकता है, जो सुन सकता है, वो लिविंग थिंग्स है। तो हम उसके गुण को बता रहे हैं ना। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइफ है क्या, तुम उसको डिफाइन करो, तो हम लोग लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम लाइफ के कैरेक्टर को बता सकते हैं कि भाई जिसके पास ये कैरेक्टर रहेगा उसको हम कहेंगे लाइफ है, और जिसके पास ये कैरेक्टर नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे लाइफ नहीं है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ लाइफ, तो अगर हमसे पूछोगे ना तो मैं यही कहूँगा लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड। यानी लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लाइफ के हम कैरेक्टर को बता सकते हैं, यानी कि हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो इतना बात हमको समझ में आ रहा है। अब ये जो लिविंग थिंग्स है और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ही खतरनाक सा फ़र्क है। देखो हमारा ये जो लिविंग थिंग्स होता है उसके बॉडी में बहुत सारा काम होता है। नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी कुछ काम करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले कि हम इंसान हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं। हम क्या है? लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे फैन चल रहा है तो फैन भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। फैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। यानी पंखा भी काम कर रहा है। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे प्रकार का काम होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसमें और हम में क्या अंतर है, यानी कि एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है, तो लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहा होगा कि इंसान का जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वह एक प्रकार का मशीन है। वो क्या है? मशीन है। पंखा भी एक मशीन है ना, उसमें मोटर लगा है। मोटर क्या है? मशीन है। वह भी एक मशीन है, मैं भी एक मशीन हूँ, यानी मैं लिविंग मशीन हूँ। कौन सा मशीन? लिविंग, जिंदा मशीन। लेकिन वो क्या है? नॉन लिविंग मशीन। कौन सा मशीन? नॉन लिविंग मशीन। तो एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है? तो देखो यहाँ पे एक पंखा है, तो पंखा का क्या काम है? घूमना। पंखा घूमने के अलावा कुछ कर सकता है? नहीं। लेकिन मैं एक मशीन हूँ जो एक टाइम पर बहुत सारा काम कर सकता हूँ। अभी देख, मैं बोल भी रहा हूँ, तुमको देख भी रहा हूँ, तुम जो कुछ बोलेगा सुन भी रहा हूँ, और क्या है, मैं हाथ भी इधर उधर कर रहा हूँ। अभी मेरे शरीर में खाना भी पच रहा होगा, हम सांस भी ले रहे हैं, हमारे शरीर में खून भी दौड़ रहा है। यानी कि उसमें और हम में क्या फ़र्क है कि वह एक टाइम पर, नॉन लिविंग मशीन एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकता है, लेकिन लिविंग मशीन एक ही टाइम पर बहुत सारा काम कर सकता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में समझ में आ रहा है। अब देखो, जब पंखा एक टाइम पर एक ही काम कर रहा है, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वह एक टाइम पर एक ही काम कर रहा है, तो उसको भी चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसमें हम पेट्रोल डालते हैं। पंखा को भी एनर्जी की ज़रूरत है, जो हम बिजली देते हैं। तो जब एक काम हो रहा है इस सब के पास, तो इतना उसको एनर्जी चाहिए
चाहिए, उसी प्रकार जो लिविंग थिंग्स है उसके बॉडी में इतना सारा काम होता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए ना, यानी कि हमें भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, लिविंग थिंग्स को अगर जिंदा रहना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। कहाँ से मिलेगा, फूड से। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये फूड है क्या, तो फूड एक प्रकार का फ्यूल है, फूड एक ईंधन है। फूड क्या है, ईंधन है। फूड एक प्रकार का फ्यूल है जो हमें क्या देती है, एनर्जी। क्या देती है, एनर्जी, जो हमें एनर्जी देती है। तो याद रखना है फूड एक प्रकार का फ्यूल है, फूड एक प्रकार का, वहाँ पे बैठो लास्ट बेंच पे, फूड एक प्रकार का फ्यूल है। फूड क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है जो हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। तो याद रखना है फूड के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि फूड हमारे बॉडी में कैसे जाता है। मान लो हमारा शरीर है तो बहुत सारे सेल से बना है ना, तो सभी सेल को काम करना है तो सबको फूड चाहिए। तो फूड जब हम खाते हैं तो वह किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड चैप्टर आएगा रेस्पायरेशन, उसमें हमें ये पढ़ना है कि फूड से एनर्जी कैसे बनता है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फूड का डाइजेशन कैसे होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फूड के डाइजेशन पर। तो देखो हमें यहाँ पे मेनली ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, दूसरे चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब मैक्सिमम चीज़ें इसमें क्लास 10th का है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ कुछ चीज़ नया भी है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ आता है। कितना चीज़, दो। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्लास 10th में तुम लोग पढ़ा होगा आहार नाल, पढ़े हुए हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें दो सेकेंड चीज़ है, वह आता है ग्लैंड्स, ग्रंथि, ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली दो चीज़ है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा ग्लैंड्स। देखो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, ख़त्म होता है एनस पर। कहाँ ख़त्म होता है, एनस पर। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला चीज़ आएगा माउथ, या इसको हम बोलेंगे बकल कैविटी। कौन सा कैविटी, बकल कैविटी। तो सबसे पहले माउथ, इसके बाद ईसोफेगस। कौन सा फेगस, ईसोफेगस। और इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वह आएगा एस्टोमैक। अगला जो चीज़ है वह आएगा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इतना चीज़ आएगा एलिमेंट्री कैनाल में। और जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इसमें एक ग्लैंड्स हमें पढ़ना है सैलिवरी ग्लैंड्स। इंसान के बकल कैविटी में कितनी जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, 3 सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर एंड पैनक्रियाज। इतना चीज़ हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमें इतना चीज़ के बारे में पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद हम आ जाएंगे डाइजेशन पर कि फूड का डाइजेशन होता कैसे है। पहले हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अलग अलग पार्ट है उसका क्या काम है, ये हमें पढ़ना है। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एनस से। अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनावे समझने के लिए कि कौन क्या है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखो एक सिंपल सा डायग्राम के द्वारा पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो ये जो तुमको सबसे ऊपर में नज़र आ रहा है यह माउथ है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होगा
और यहाँ पे देखो ये नोज है ना, तो नोज का ऊपर भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो अंदर वाला जगह है, नाक के अंदर वाला जगह, इसको बोलते हैं नसल कैविटी। कौन सा कैविटी? नसल कैविटी। और जो माउथ के अंदर वाला जगह है उसको बोलते हैं बकल कैविटी। कौन सा कैविटी? बकल कैविटी, जिसमें हम लोग भोजन को रख के चबाते हैं। तो नसल कैविटी नोज के अंदर वाला जगह, बकल कैविटी माउथ के अंदर वाला जगह। अब देखो जब हम बकल कैविटी में भोजन को चबाएंगे तो भोजन चबने के बाद एक पाइप के द्वारा एस्टोमक में जाएगा। यह जो स्ट्रक्चर है यह क्या है? एस्टोमक है। तो भोजन चबाने के बाद भोजन को हमें एस्टोमक में भेजना है, तो बकल कैविटी से भोजन एक पाइप के द्वारा एस्टोमक में जाएगा और इस पाइप का नाम है ईसोफेगस। कौन सा फेगस? ईसोफेगस, या इसी का दूसरा नाम है फूड पाइप। कौन सा पाइप? फूड पाइप। वह पाइप जो चबाया हुआ भोजन को, वह पाइप जो चबाया हुआ भोजन को बकल कैविटी से एस्टोमक में लाता है, वह पाइप जो चबाया हुआ भोजन को बकल कैविटी से एस्टोमक में लाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या फूड पाइप। कौन सा पाइप? फूड पाइप। अब देखो जैसे ही भोजन इसमें आएगा ना ईसोफेगस में, तो क्या होता है? ये सिकुड़ने लगता है, कभी सिकुड़ेगा कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा कभी फैलेगा, जिसके कारण भोजन क्या होगा? नीचे गिरता जाएगा। हमने क्या किया? भोजन को चबा लिया। अब जैसे ही मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यह फूड पार्टिकल है, तो ये क्या होगा? ऊपर क्या होगा? पिचकेगा, ऊपर पिचकेगा, यानी कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा भोजन थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, फिर आगे नीचे आकर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर भोजन नीचे खिसकेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर भोजन नीचे खिसकेगा। और जैसे ही फूड ईसोफेगस में जाएगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। सिकुड़ने और फूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब भोजन फूड पाइप में पहुंचती है तो वहाँ पर सिकुड़ने और फैलने की गति शुरू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? जब फूड पार्टिकल ईसोफेगस में आएगा तो क्या होगा? फूलने और सिकुड़ने की गति, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चालू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण भोजन अंदर खिसकता है। अब तो कहेगा सर ऊपर है, ऊपर से नीचे खिसक रहा है, तो ग्रेविटी भी काम कर रहा होगा ना। क्या कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भोजन को नीचे गिरा देगा? ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब भोजन ऊपर से नीचे आता है तो उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। भोजन नीचे से ऊपर से नीचे खिसकता है, किसके कारण? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। यह बात याद रखना है। तो अगर हम भोजन खा करके चांद पे चले जाएंगे तो वहाँ भी भोजन पच जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी अलग है तो वहाँ पे भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि भोजन पचाने में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। भोजन ऊपर से नीचे किसके कारण आएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। तो ईसोफेगस समझ में आया? ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक पाइप है, यहाँ पर होता है पाइप, ये वाला पाइप, यहाँ पर एक पाइप है, यहाँ पे दो पाइप होता है, फूड पाइप और विंड पाइप हम बात करेंगे। ये वाला पाइप है जो क्या करता है? भोजन को बकल कैविटी से एस्टोमक में लेकर के आता है। अब भोजन क्या करेगा? एस्टोमक में आ जाएगा। अब भोजन के साथ एस्टोमक में क्या होगा ये हम बाद में बात करेंगे। जब यहाँ पे भोजन का कुछ डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है। जनरली हम लोग बात करते हैं कि भोजन कहाँ पचता है, तो हम लोग कह देते हैं पेट में। भोजन पूरा एस्टोमक में नहीं पचता है, कुछ पार्ट भोजन का पच जाता है, और जो नहीं पच पाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। नीचे जो ये क्वाइल्ड पार्ट है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट कितना है? कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। कितना मीटर? 6 मीटर। इतना लंबा है। तुम लोग देखा होगा वो होली में खौसी काटते हुए, तो नहीं वो पाइप रहता है जिसमें से साफ करते रहता है उसको, वो जो लंबा पाइप रहता है उसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखा ही होगा तुम लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा है, 6 मीटर लगभग। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा भोजन पच जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। मान लो जो भोजन नहीं पच पाया, जरूरी थोड़ी है कि हम जितना खाएंगे सब पच जाएगा, तो जो भोजन नहीं पच पाया वह स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वह नीचे एनस के द्वारा शरीर से बाहर टाइम से अपना निकलता रहेगा। तो यह है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? माउथ से। ख़त्म कहाँ पर हो गया? एनस पर। तो याद रखना है। अब हमें बारी बारी से सबके बारे में पढ़नी है। बकल कैविटी के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, एस्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इतना बात सबको क्लियर है? इतना बात क्लियर है तो बनाओ हेडलाइन। चैप्टर का पहले नाम लिखो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।